हेलो मेरे प्यारे प्यारे लल्ला और लल्ली। चलिए आज फिर से हम स्टार्ट करते हैं आज का नया सेशन। कुछ नया कारनामा किया जाएगा आज बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, और कुछ नई बातें सीखा जाएगा। बिल्कुल फैक्ट को आप अलग अलग तरीके से नोट करते रहिएगा। तो चलिए समय को न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, हाल ही में हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 को किसने जीता है? ऑप्शन ए है डॉक्टर अनामिका, ऑप्शन बी है रितिका चोपड़ा, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र सिंह, ऑप्शन डी है रोहिणी गोडबोले। यानी कि ए है डॉक्टर अनामिका, बी है रितिका चोपड़ा, सी है डॉक्टर राजेंद्र सिंह और डी है रोहिणी गोडबोले। तो इनमें से कौन ऐसे व्यक्तित्व हैं जो हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 को जीता है? ऑप्शन नंबर ए सही है, डॉक्टर अनामिका। डॉक्टर अनामिका ने हिंदी कविता संग्रह जिसका नाम है टोकरी में दिंगत थेरी गाथा, क्या है? टोकरी में दिंगत थेरी गाथा, यह एक कविता का संकलन है, आप कह सकते हैं। इसका जो है संग्रह है जिसका नाम है टोकरी में दिंगत थेरी गाथा, और यह जो संकलन था ये 2014 में प्रकाशित हुआ था, और इसी के लिए इनको मिला है हिंदी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020। ध्यान रखेंगे ये अवार्ड पाने वाली ये पहली महिला साहित्यकार हैं। ये अवार्ड पाने वाली ये पहली महिला साहित्यकार है। कौन? डॉक्टर अनामिका। और ध्यान रखेंगे ये बिहार की रहने वाली हैं। अच्छा, इसमें है क्या क्या संकलन है इसमें? टोकरी में दिंगत थेरी गाथा, इसमें संकलन है बौद्ध धर्म की परंपराओं और स्मृतियों के जीवंत वाहक गाथाओं का इसमें संकलन किया गया है। उनकी परंपराओं को कुछ तरीके से दर्शाने का काम किया गया है। तो ध्यान रखेंगे हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित हुई हैं डॉक्टर अनामिका। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, हाल ही में रावलपिंडी में प्रसिद्ध KRL स्टेडियम का नाम बदलकर किस प्रसिद्ध क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? ऑप्शन नंबर ए है अनवर हुसैन, ऑप्शन नंबर बी है जहीर अब्बास, ऑप्शन नंबर सी है शोएब अख्तर, ऑप्शन नंबर डी है वसीम राजा। बिल्कुल शोएब अख्तर, यहाँ पर आंसर क्या होगा? शोएब अख्तर एक ऐसा शख्सियत जो अपने बॉलर मतलब कि गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। सबसे तेज गेंदबाज जो पूर्व क्रिकेटर इनको कहेंगे, रिटायरमेंट ये ले चुके हैं, संन्यास ले चुके हैं। तो ध्यान रखेंगे शोएब अख्तर है ना, जिनको रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखेंगे प्रसिद्ध KRL स्टेडियम जो पाकिस्तान में है, इस स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो शोएब अख्तर के नाम पर। ठीक है, अब चलिए आगे की बात करते हैं। तो कुछ चेंजेस हुए हैं कुछ स्टेडियम के नाम, वो मैं बताता हूँ। तो मोटेरा स्टेडियम कहाँ पर? गुजरात में। और गुजरात में भी कहाँ पर? अहमदाबाद। तो मोटेरा स्टेडियम जो है, मोटेरा स्टेडियम, तो मोटेरा स्टेडियम का नाम बदल करके और इसको किया गया है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। यानी कि कुल मिलाकर के ध्यान रखेंगे नरेंद्र मोदी के नाम पर इस स्टेडियम का नाम रखा गया है, और यह विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है, अगर दूसरी बात करेंगे हम तो एक स्टेडियम है एकाना स्टेडियम, वो कहाँ पर है? लखनऊ में। और एकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदल करके अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम किया गया है ना। यानी देखिएगा तो एकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ये स्टेडियम कहाँ पर है? तो ध्यान रखेंगे ये स्टेडियम है लखनऊ। कहाँ पर है? लखनऊ। और ये वाला स्टेडियम कहाँ पर है? तो गुजरात में भी अहमदाबाद। और अगर इसकी बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश। और इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट
क्रिकेट स्टेडियम। ध्यान रखेंगे, मैं बहुत स्लोली काम कर रहा हूँ, आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। एक और मैंने आपको बताया था, ध्यान रखेंगे, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। क्या? फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। ये भी आपको पता है कहाँ पर है, कहाँ पर था, तो यह है दिल्ली, लेकिन इसका नाम बदल करके अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम किया गया है। क्या? अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम। तो आपको इतनी बातें याद होनी चाहिए, है ना। मोटेरा स्टेडियम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, एकाना क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम दिल्ली, और इसका नाम बदल करके अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया है। तो बिल्कुल आपको अब नहीं भूलना है कि पाकिस्तान के शोएब अख्तर, जिनके नाम पर एक क्रिकेट स्टेडियम को रखा गया है, जो पहले जिसका नाम था रावलपिंडी में स्थित KRL स्टेडियम, ठीक है ना। अब चलिए अगली बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 3 है, इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? ध्यान से सुनिएगा। तो इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है कौशल्या शंकर, ऑप्शन बी है गीता मलिक, ऑप्शन सी है स्मृति मंधाना, और ऑप्शन डी है साक्षी। ऑप्शन डी क्या है? साक्षी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा, कौशल्या शंकर। क्या है? कौशल्या शंकर, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, जो इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड है, यह अवार्ड महिलाओं को दिया जाता है, और ध्यान रखेंगे यह अवार्ड दूसरों के जीवन बेहतर बनाने के लिए असाधारण साहस और शक्ति के साथ नेतृत्व करके और बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए यह अवार्ड दिया जाता है, इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड, ठीक है। किसको मिला है? कौशल्या शंकर को मिला है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है करुणानिधि, ठीक है। क्या है? करुणानिधि ए लाइफ इन पॉलिटिक्स। करुणानिधि ए लाइफ इन पॉलिटिक्स पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? संध्या रविशंकर, ऑप्शन बी है रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन सी है मुरलीधरन, और ऑप्शन डी है अरुंधति राय। बिल्कुल, करुणानिधि ए लाइफ इन पॉलिटिक्स, इस पुस्तक को लिखे हैं संध्या रविशंकर, ठीक है ना। अब आगे की बात करेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण किताबों के नाम, तो लिखिएगा, जहाँ पे आपने और भी किताबों के नाम लिखे हैं वहीं पर नोट करना है आपको। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, क्या लिखना है? देखिए, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, इस किताब को किसने लिखा है? तो ध्यान रखेंगे, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, इस किताब को लिखे हैं रामचंद्र गुहा। किसने लिखा है भाई? रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा, ये हमने पहला बताया, और दूसरा मैं बोल रहा हूँ, ये सारे बताने जरूरी नहीं है। ए न्यू सिल्क रोड इंडिया चाइना एंड द जियोपॉलिटिक्स ऑफ एशिया। सुनिएगा एक बार और, ए न्यू सिल्क रोड इंडिया चाइना एंड द जियोपॉलिटिक्स ऑफ एशिया, किंग सुकनाग। माई लाइफ माई मिशन, बाबा रामदेव। ए प्रोमिस्ड लैंड, बराक ओबामा। आई एम नो मसीहा, मलाला यूसुफजाई। जंगल नामा, अमिताभ घोष। मलालाज मैजिक पेंसिल, ये भी मलाला यूसुफजाई ने लिखा है। ध्यान रखेंगे, आज से नाम सही लिखना नहीं है, मलालाज मैजिक पेंसिल। अगला लिखेंगे चेंजिंग इंडिया। चेंजिंग इंडिया आपका वो पूर्व प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। और अगला है ए रोड मैप फॉर इंटरप्रेन्योर, जितेंद्र गुप्ता, ठीक है। ये सारी बातें हमने नोट कराई हैं। अगली बात मैं करूं, मैं किसी दिन आएगा मैं आपको फिर से लिखवाऊंगा, थोड़ा सा और काम आगे बढ़ जाए। आज नई किताबों के नाम लिखने हैं ना, तो ध्यान रखेंगे। होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स ट्रेन एंड प्लेन, इस किताब को लिखे हैं कौन? रस्किन बॉन्ड। लीगेसी ऑफ लर्निंग, सविता छावड़ा। लीगेसी ऑफ लर्निंग, सविता छावड़ा। द इकाबोग, JK रोलिंग, है ना। एक सवाल था और, अमेठी संग्राम, क्या है? अमेठी संग्राम, ऐतिहासिक जीत, अनकही दास्तान, इस किताब को लिखे हैं अनंत विजय, है ना।
उसके बाद स्मृति ईरानी से एक बुक रिलेटेड है, अमेठी संग्राम ऐतिहासिक जीत अनकही दास्तान, और इसको लिखे हैं अनंत विजय। आवर हिंदू राष्ट्र तो आकर पटेल, कौन? आकर पटेल, आवर हिंदू राष्ट्र बुक लिखे हैं। अगला अगर मैं बात करूं तो इसको लिखिए बांझ इनकम्प्लीट लाइफ्स, लिखिएगा बांझ इनकम्प्लीट लाइफ्स ऑफ कंप्लीट वुमेन, ऑफ कंप्लीट वुमेन। इस किताब को लिखा गया है सुष्मिता मुखर्जी के द्वारा। कौन से? सुष्मिता। इस किताब को लिखा गया है किसके द्वारा? सुष्मिता मुखर्जी के द्वारा, सुष्मिता मुखर्जी। तो यहाँ से मैंने जितना बोला है वो आप रिवीजन कर लेंगे, और जिनका पहला दिन होगा मैं इसको लिखवाऊंगा, परेशान नहीं होना है। लेकिन आज आपको कितनी बुक को याद करना है? तो आज आपको 3 बुक याद करने हैं, समझ में आ रहा है ना? वो 3 बुक कौन सा होगा? तो एक तो हमने जो क्वेश्चन में आपको बताए हैं, और 2 आपके बोर्ड पे सामने दिख रहा है, और बहुत सारे बुक हमने आपको ऐसे बोल करके लिखवाए, ठीक है ना? तो मैंने एक जो बोर्ड पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन, करुणानिधि ए लाइफ इन पॉलिटिक्स, इस किताब को संध्या रविशंकर ने लिखा। दूसरा किताब द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट रामचंद्र गुहा। तीसरा बांझ इनकम्प्लीट लाइफ्स ऑफ कंप्लीट वुमेन सुष्मिता मुखर्जी। चलिए अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर कितने थे भाई? 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो है ना, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, लेकिन आप सवाल देखिए, भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने किस स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर 2024 में चंद्र मिशन लुपेक्स को लॉन्च करेगा? कौन सा? चंद्र मिशन लुपेक्स, चंद्र मिशन लुपेक्स को लॉन्च करेगा। बिल्कुल, ऑप्शन ए है जाक्सा, दूसरा है रोसकॉस्मोस, तीसरा स्पेस एक्स, और डी है नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, स्पेस एक्स एक निजी कंपनी है एलन मस्क की, और दूसरा अमेरिका की रोसकॉस्मोस, यह रूस की स्पेस एजेंसी है। जाक्सा, आपका आंसर क्या होगा? जाक्सा। तो जाक्सा जो एक जापान की स्पेस एजेंसी है, क्या नाम है इसका? जाक्सा। जाक्सा और इसरो, जाक्सा और इसरो इन दोनों ने मिलकर 2024 में चंद्र मिशन, जिसका नाम क्या होगा? लुपेक्स, को लॉन्च करेंगे। समझ में आ रहा है ना? यानी कि देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होगा? लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन। इसका फुल फॉर्म पहले मैं बात कर लेता हूँ, लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। ध्यान से सुनिएगा, लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, ठीक है। यह मिशन है जो एक चंद्र मिशन है, चंद्र मिशन, और इसको इसरो ने जाक्सा के साथ मिल करके, किसके साथ? जाक्सा के साथ मिल करके लॉन्च करेगा, है ना। अब बात करते हैं जाक्सा की, तो यह कहाँ की कंपनी है? जापान की। यह कंपनी कहाँ की है? जापान की कंपनी है। और अगर हम इसकी बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे, इस मिशन पर भारत की जो यह मिशन, चलिए मैंने आपको क्या क्लियर कराया, जाक्सा और इसरो इन दोनों के साथ ये काम होगा, ठीक है ना। अगली बात अगर हम करेंगे अपनी भारत की जो कंपनी है, और साथ ही साथ हम यहाँ पर इसकी इसरो की अगर बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे, इसरो की जो स्थापना हुआ था, इसरो की स्थापना, तो ये पहले तो आप याद रखेंगे जाक्सा, है ना। जाक्सा कहाँ की है? जापान की कंपनी है। और जाक्सा और इसरो मिल करके लुपेक्स का क्या करेंगे? लुपेक्स को लॉन्च करेंगे 2024 में, जो एक चंद्र मिशन होगा। अगर हम भारत की अपनी स्पेस एजेंसी की बात करेंगे तो बिल्कुल आपको पता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, क्या इसका फुल फॉर्म होगा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुआ था 1969 में, और इसकी हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। और याद रखेंगे इसके जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष हैं आपके के शिवान, जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है रॉकेट मैन ऑफ इंडिया, है ना।
और ध्यान रखेंगे इसरो जो अपनी लॉन्चिंग करता है वह कहाँ से करता है, श्रीहरिकोटा से। और वहाँ पर कौन सा स्पेस सेंटर है, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर। ठीक है, अब चलिए अगली बात करते हैं हम यहाँ पर। तो अच्छा, एक और बात मैं बता दूं कि ये जो 2024 में लॉन्च होगा, यह जो चंद्रयान मिशन है, यह दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल पर इसको लैंड किया जाएगा, यानी रोवर और लैंडर को दक्षिणी ध्रुव पर भेजा जाएगा, पृथ्वी के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। ठीक है ना, ये चंद्र मिशन है जिसका नाम है लूपेक्स, बिल्कुल याद रखेंगे। जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा और भारत की स्पेस एजेंसी इसरो, ये दोनों मिलकर के क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना था, ये 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है सबसे अधिक 28 ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली महिला सिंगर कौन बनी है। यानी कि ये सबसे अधिक कितनी बार, 28 बार कौन से अवार्ड जीती हैं, ग्रैमी अवार्ड, है ना। तो ध्यान रखेंगे। मैं आपको पहले ये क्लियर कर दूं कि ये जो ग्रैमी अवार्ड दिया गया है यह कौन सा था, 63वां यानी 63वां ग्रैमी अवार्ड था ये। और इसमें 28 बार किसने जीता है, इसकी बात हो रही है। पहला ऑप्शन है लेडी गागा, दूसरा बियॉन्से, तीसरा है एलिसन क्रूस, चौथा है टेलर स्विफ्ट। तो देखेंगे बियॉन्से जो एक महिला सिंगर है, कहाँ की, अमेरिका की रहने वाली है, और ये 28वां अपनी करियर का 28वां ग्रैमी अवार्ड जीती हैं। ठीक है ना। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे ग्रैमी अवार्ड, याद रखेंगे किसने जीता है, बियॉन्से, एक सिंगर हैं। अगली बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, वनडे क्रिकेट में 7000 रन बनाने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है। तो ऑप्शन ए है स्मृति मंधाना, ऑप्शन बी है मिताली राज, ऑप्शन सी है पूनम राउत और ऑप्शन डी है दीप्ति शर्मा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है, मिताली राज, है ना। तो ध्यान रखेंगे। तो वनडे क्रिकेट करियर में, यानी कि जो 50 ओवर का मैच होता है, वनडे क्रिकेट करियर में 7000 रन बनाने वाली विश्व की पहली महिला बन गई मिताली राज, जो भारतीय महिला टीम की कैप्टन है। ठीक है ना, भारतीय महिला टीम की क्या है, कैप्टन है। अगली अगर बात करेंगे हम तो पूरी इंटरनेशनल क्रिकेट टीम की बात करेंगे तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय मैच में इन्होंने 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं। कौन, मिताली राज। अगर बात करेंगे जो भारत की अगर क्रिकेट बोर्ड की, तो भारत की क्रिकेट का संचालन कौन करता है, बीसीसीआई। कौन करता है भाई, बीसीसीआई। भारत के क्रिकेट बोर्ड का संचालन करता है बीसीसीआई, और इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट फॉर इंडिया। क्या फुल फॉर्म होता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट फॉर इंडिया। इसकी स्थापना किया गया था 1928 ईस्वी में। इसकी मुख्यालय कहाँ पर है, जो इसका मुख्यालय है कहाँ पर, मुंबई। और अगर बात करेंगे बीसीसीआई, स्थापना हो गया, इसके जो अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली। तो बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, सौरव गांगुली। तो आप इतनी बात यहाँ से याद रखेंगे। यानी देखिए, इसको कहा जाएगा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल है, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड ऐसे बोल सकते हैं, या बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट फॉर इंडिया ऐसे भी बोल सकते हैं। अगली क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया। काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन सी है सी है गुजरात, ऑप्शन डी है सिक्किम। तो यहाँ पर याद रखेंगे उत्तर प्रदेश राज्य में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया है, और यह किया गया है सिद्धार्थनगर जिले में। किस नगर, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में, है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, इसका उद्देश्य क्या है। तो स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने और आय को बढ़ाने के अवसर पैदा करने के लिए यह काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस महोत्सव में जो लोग आएंगे उनको काले नमक और चावल से बने व्यंजन का स्वाद भी चखाया गया।
और याद रखेंगे जो भी लोग इसमें शामिल होंगे उनको। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। राजधानी है क्या? लखनऊ, है ना। अब चलिए कुछ और फैक्ट हम बात करेंगे आपसे। चलिए आगे अगली बात करेंगे क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। तो स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए है हिमा दास, सुशील कुमार, वीरेंद्र सहवाग और सानिया मिर्जा। ये 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी सही है, सुशील कुमार। क्या है? सुशील कुमार। तो सुशील कुमार ये दोबारा से एक स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के फिर से अध्यक्ष बने हैं, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे सुशील कुमार ये ओलंपिक में 2 बार पदक विजेता रह चुके हैं, ये भारतीय पहलवान है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, तो हम स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, है ना, इसका स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुआ था, 1 मिनट, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था 1954 में, 1954 में। और इसको क्या लिख सकते हैं? स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, SGFI। आगे बात करेंगे इसकी मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर है आगरा। अगली बात करेंगे तो अगली बात किया जाए तो अध्यक्ष बन ही गए कौन? सुशील कुमार। अगली बात ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तलवारबाज कौन बनी है? यानी कि भारत की तरफ से पहली महिला तलवारबाज जो ओलंपिक गेम्स में जाएंगे खेलने के लिए वो क्वालिफाई किए हैं। ऑप्शन ए है भवानी देवी, अक्षिता मल्होत्रा, पूजा देवी, राधिका सिन्हा। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, भवानी देवी, है ना। तो भवानी देवी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर गई हैं, लेकिन उनका गेम क्या है? तलवारबाजी, है ना। ध्यान रखेंगे IOC, यानी कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ IOC, और इसका मतलब होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसका मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इसका फुल फॉर्म होगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, है ना। अगर बात करेंगे इसकी स्थापना की तो इसकी स्थापना हुआ था 1894, 1994 में, नहीं 1894। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1894 में हुआ था। हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड है। हेडक्वार्टर कहाँ है? ल्यूसाने स्विट्जरलैंड। और अगर इसमें बात करेंगे तो थॉमस बाच इसके क्या हैं? अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ओलंपिक गेम्स का क्या करती है? ये काम कराती है इसके डायरेक्शन में, इसकी दिशा में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी? 11 की। 11 भी किया जाए कि रहने दिया जाए? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 को किस टीम ने जीता है? विजय हजारे ट्रॉफी 2021 को किस टीम ने जीता है? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए, यानी मुंबई ने विजय हजारे ट्रॉफी को जीता है। यह ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। विजय हजारे ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित पूछा भी जाता है। चलिए कुछ हम बात भी कर लेंगे यहाँ पर, ध्यान रखेंगे। तो विजय हजारे ट्रॉफी को सबसे ज़्यादा बार जीतने वाली टीम कौन सी है? तो विजय हजारे ट्रॉफी को सबसे ज़्यादा बार जीतने वाली जो टीम है यह है आपका कौन है भाई? 1 मिनट, चलिए मैं इसको हम करूँगा, आपको ध्यान रखेंगे। तमिलनाडु, जो तमिलनाडु है यह लगभग 4 बार जीत चुका है और मुंबई इस बार ये 4 बार जीता है ना। और अगर हम बात करेंगे विजय हजारे ट्रॉफी की तो हम आपको बताएंगे थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे। इसमें अब बात करते हैं कुछ स्पेशल अवार्ड के बारे में, ठीक है। तो स्पेशल अवार्ड जैसे कि जो क्रिकेट से संबंधित होंगे, तो मैं जो बोल रहा हूँ आप उसे क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। ध्यान रखेंगे इसमें
क्रिकेट से संबंधित जितने भी हैं, तो पहला कंडीशन तो क्रिकेट का जो जन्म इंग्लैंड को माना जाता है और इसमें एक 11 प्लेयर खेलते हैं और सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी कौन सा है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। अब यहाँ पर क्रिकेट से संबंधित जो ट्रॉफ़ी हैं वहाँ से सवाल रिलेटेड पूछता है कि ये ट्रॉफ़ी किससे संबंधित है, ये ट्रॉफ़ी किससे संबंधित है, तो इस तरीके के सवाल यहाँ पर करेंगे, है ना। तो लिखिए पहला लिखना है ईरानी ट्रॉफ़ी, है ना। पहला क्या लिखना है, ईरानी ट्रॉफ़ी, ईरानी ट्रॉफ़ी, है ना। तो ईरानी ट्रॉफ़ी को जीतने वाले जो ईरानी ट्रॉफ़ी किससे संबंधित है, तो ध्यान रखेंगे ये किससे संबंधित है, क्रिकेट से। दूसरा है रणजी ट्रॉफ़ी, तो रणजी ट्रॉफ़ी किससे संबंधित है, तो यह भी संबंधित है किससे, क्रिकेट से। उसके बाद करेंगे दिलीप ट्रॉफ़ी, तो दिलीप ट्रॉफ़ी भी किससे संबंधित है, दिलीप ट्रॉफ़ी, तो दिलीप ट्रॉफ़ी भी संबंधित है आपका क्रिकेट से। उसके बाद देवधर ट्रॉफ़ी, देवधर ट्रॉफ़ी यह भी किससे संबंधित है, तो यह भी संबंधित है आपका क्रिकेट से। उसके बाद सीके नायडू ट्रॉफ़ी, सीके नायडू ट्रॉफ़ी यह भी किससे संबंधित है, तो यह भी संबंधित है आपका क्रिकेट से। उसके बाद एसेज कप यह भी किससे संबंधित है, तो यह भी संबंधित है क्रिकेट से, है ना। तो तमाम जो संबंधित रिलेशन है क्रिकेट से संबंधित तो आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ और क्वेश्चन की। यहाँ तक नोट हो गया, चलिए अगर नोट हो गया तो हम बात करते हैं अगले सवाल की। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है ना। तो ये ट्रॉफ़ी थोड़ा सा संबंधित ध्यान रखेंगे, और भी अगर ट्रॉफ़ी होगी तो हम उसे बताएंगे आपको, ठीक है। तो ये विजय हजारे ट्रॉफ़ी याद रखें किससे संबंधित है, क्रिकेट से। क्वेश्चन नंबर 11 कितना था, 11। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन ए है 15 मार्च, ऑप्शन बी है 16 मार्च, ऑप्शन सी है 13 मार्च, ऑप्शन डी है 14 मार्च। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्या, 15 मार्च। तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया गया है, ध्यान रखेंगे। उपभोक्ता का मतलब क्या होता है, पहली बात उपभोक्ता समझेंगे जो अपनी आवश्यकताओं की चीज़ों को खरीदता है, जो हमें चीज़ ज़रूरत है, ये हमें चीज़ ज़रूरत है तो हम इसे खरीदेंगे और इसका उपभोग करेंगे, तो यह क्या होगा, उपभोक्ता, हम उपभोक्ता कहे जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे उद्देश्य क्या है इस दिवस को मनाने का, तो उपभोक्ताओं के अधिकारों और उनकी आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है ना। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यह कब मनाया गया, 15 मार्च को। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर इस दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, है ना। अब चलिए आगे की हम बात करते हैं यहाँ पर, तो कुछ दिवस की भी बात कर लेते हैं। दिवस मैंने आपको काफ़ी बताए हैं, ठीक है। तो 1 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया था, आप बताइए। पहले तो आप वीडियो को रोकिए और फिर खुद से लिखने की कोशिश करिएगा, नहीं तो मैं तो बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। 1 मार्च को मनाया गया था शून्य भेदभाव दिवस। 1 मार्च शून्य भेदभाव दिवस, मैं पूरा आज लिखूँगा, है ना, जितना मैंने कराया है। अगर आप नहीं लिखे हैं तो इसे नोट कर लेंगे। 1 मार्च शून्य या जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया। उसके बाद अगर बात करेंगे यहाँ पर 1 मार्च को एक और दिवस मनाया गया, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे यानी कि विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, यानी कि 1 मार्च को 2 दिवस मनाए गए। अब आते हैं हम अगले मार्च में, तो 3 मार्च को भी ध्यान रखेंगे, 3 मार्च को भी मनाया गया था 2 दिवस। इसमें वर्ल्ड हेयरिंग डे यानी विश्व सुनवाई दिवस, वर्ल्ड हेयरिंग डे
इसे मनाता है कौन? WHO, विश्व सुनवाई दिवस। उसके बाद अगर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ये भी कब मनाया गया? 3 मार्च को, है ना। ध्यान रखेंगे इसको कौन मनाता है? यूनाइटेड नेशन, ये है यूनाइटेड नेशन। अगली बात करते हैं हम यहाँ पर। अच्छा, इसमें एक इसको कौन मनाता है? तो ध्यान से समझिएगा, ICDO, इंटरनेशनल सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, है ना, इसको मनाता है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? ICDO, इंटरनेशनल सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वह एक स्वतंत्र संस्था होती है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर 3 मार्च को वर्ल्ड हेरिंग डे और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि जो विलुप्त हो रहे वनस्पति हैं और विलुप्त हो रहे हैं जो जीव जंतु, इनके संरक्षण के लिए लोगों के प्रति जागरूकता फैलाना और इसका मेन उद्देश्य है। 4 मार्च नेशनल सेफ्टी डे, 4 मार्च को मनाया गया है नेशनल सेफ्टी डे, नेशनल सेफ्टी डे, ठीक है। इसके बाद 4 मार्च को नेशनल सिक्योरिटी डे, यानी कि अगर दोनों की हिंदी की बात करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, है ना। तो देश भर में लोगों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करना इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है। अब आगे की बात करेंगे तो 4 मार्च नेशनल सेफ्टी डे याद रखेंगे या नेशनल सिक्योरिटी डे याद रखेंगे। 8 मार्च को आपको पता है इंटरनेशनल वुमेन डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, यानी कि 8 मार्च को आप नोट कर लीजिए अंतर्राष्ट्रीय वुमेन डे या इंटरनेशनल महिला दिवस। उसके बाद 11 मार्च को हमने मनाया था वर्ल्ड किडनी डे, मतलब कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ 8 मार्च विश्व महिला दिवस। 11 मार्च को मनाया गया था विश्व किडनी दिवस। 11 मार्च को मनाया गया था विश्व किडनी दिवस। उसके बाद अगर बात करेंगे तो आज हमने कौन सा दिवस मनाया है? विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च, है ना। तो ध्यान रखेंगे ये सारी बातें। और एक मैंने आपको बताया विजय हजारे ट्रॉफी को कौन सी टीम ज़्यादा बार जीती है, इसको हम अभी कमेंट बॉक्स में नोट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम आपसे लेते हैं विदा। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, लव यू ऑल।